हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। जो कि जो कि हमने पिछली बार आधा छोड़ दिया था, तो आज हम पार्ट 2 इसका करने वाले हैं। हमने पहले पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसमें कैसे बीज बोए जाते हैं, सोइंग कैसे की जाती है, और फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करने के बाद अब हम इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है इन सब में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इरिगेशन के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन, ठीक। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है पौधों को, जो हमने क्रॉप्स, जो हमने प्लांट्स लगाए हैं अपनी फील्ड में, उनको क्या करना, उनको पानी प्रोवाइड करना, उनको पानी सप्लाई करना। तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी जो क्रॉप्स होती है, जो अपनी फसलें होती हैं, जिसको हमने अपनी फील्ड में लगा रखा है, जब हम उसको पानी सप्लाई करते हैं, और कब? रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक। मतलब रेगुलर इंटरवल का क्या मतलब हुआ? रेगुलर इंटरवल का मतलब हुआ कि हम उसको पानी प्रोवाइड तो कर रहे हैं, बट उसको समय समय पर पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नहीं कि पानी की पाइप वहीं पे खोल के छोड़ दी, पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं। ठीक, उसको हम समय समय पर पानी प्रोवाइड करेंगे। एक दिन किया, दूसरे दिन किया, फिर 3-4 दिन से किया ही नहीं, ठीक, ऐसे नहीं। उसको रोज़ करना है, रेगुलर करना है और समय समय पर करना है, तो तभी वह इरिगेशन कहलाएगा, ठीक। सिर्फ पानी प्रोवाइड करना, सिर्फ पानी का सप्लाई उसको देना, वो इरिगेशन नहीं होता है। इरिगेशन होता है सप्लाइंग वाटर, पानी का सप्लाई करना क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल में, ठीक। जैसे हमें पानी की ज़रूरत है, वैसे ही प्लांट्स को भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम पानी के बिना नहीं जी सकते, वैसे ही प्लांट्स भी नहीं जी सकते, ठीक। अब जब वो जी नहीं सकते, तो वो प्लांट्स पानी लेते कैसे हैं? तो वो प्लांट्स पानी लेते हैं अपनी रूट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो ये प्लांट्स की रूट्स हैं, ठीक। मान लो यहाँ पे मैंने प्लांट्स की रूट्स बनाई हैं, ठीक। तो ये जो प्लांट्स की रूट्स रहती हैं, ये कुछ ऐसे फैली रहती हैं, और यहाँ पे और इसकी छोटी 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 रूट्स निकली रहती हैं, ठीक। जितना बड़ा प्लांट उतनी बड़ी रूट्स, ठीक। तो ये पानी की तलाश में और नीचे तक जाती रहती हैं, जाती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो इनको जो पानी मिलता है, वो इनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स। रूट्स इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ पे एक पतली सी वाटर कंडक्टिंग चैनल होता है, जिसको हम जाइलम बोलते हैं। और ये वाटर कंडक्टिंग चैनल इसको ऊपर तक ले जाता है, इसके लीफ तक ले जाता है, और जहाँ जहाँ मीन्स इसका ज़रूर ई मीन्स इसकी जहाँ जहाँ ज़रूरत रहती है, जहाँ जहाँ ये नेसेसरी रहता है, जहाँ जहाँ इसकी नीड रहती है, वो वहाँ वहाँ तक जाता रहता है, ठीक। तो ये भी पॉइंट हमने देख लिया कि वाटर जो है वो रूट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो प्लांट होता है, एज ह्यूमन बॉडी, एज कंपेयरिंग टू ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। मीन्स कि अगर हम ह्यूमन बॉडी का कंपेयर करें, ठीक, तो ह्यूमन बॉडी की तरह ही क्या होता है, एक ह्यूमन में मोर देन 50%, ठीक, मोर देन 50% क्या होता है, पान मीन्स आपकी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, ना कि ह्यूमन बॉडी जो है वो मोर देन 50% आपकी पानी से बनी रहती है, ठीक। और ऐसे ही प्लांट क्या होता है, प्लांट के 90% से ज़्यादा बॉडी, मीन्स प्लांट में 90% से ज़्यादा क्या है, उसमें आपको और कुछ नहीं, बस आपको पानी ही पानी मिलेगा। तो प्लांट्स के लिए भाई वाटर तो बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई ये इरिगेशन नेसेसरी क्यों है। एक तो हमने ये वाला देख लिया कि फॉर सर्वाइवल, ठीक। अब और भी देख लो। देखो, जब हम प्लोइंग करते हैं ना, फसल जब हम अपने खेत को अच्छे से उनको प्लो करते हैं, ठीक, जिसको हम जोतना कहते हैं, तो अच्छे से जब उसको जोतते हैं, तो जो फील्ड्स होती है ना, इससे क्या होता है, अगर हम उनमें इरिगेशन थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, तो वो हमारी मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो जब सॉफ्ट हो जाएगी, तो अब देखो, आप कहीं भी हार्ड चीज़ को छुओगे, ठीक, मान लो आपने कोई मिट्टी ली है, तो आप अगर मिट्टी में पानी कम रहेगा, सूखी मिट्टी रहेगी, तो वो थोड़ी सी हार्ड होगी, ठीक। और अगर मिट्टी में थोड़ी सी नमी होगी, थोड़ा सा पानी होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, तो मिट्टी क्या होती है ना, हाथ में से भी अगर आप दबाओगे तो मिट्टी अच्छे से टूट जाती है, ठीक। वैसे ही जब आप प्लोइंग करोगे, तो क्या होगा,
ये प्लोइंग करने पे भी मिट्टी मीन्स आपके जो प्लोइंग प्रोसेस होती है वो और इजी हो जाएगा और इजियर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा। दूसरा पॉइंट जो है ये क्या होता है, जो प्लांट होता है, जो सीड होती है, ठीक, पूरे प्लांट को ही पानी चाहिए होता है भाई। ठीक, तो अब क्या सीड को नहीं चाहिए होगा, और सीड तो भाई बेबीज़ की तरह होता है जो एकदम स्टार्टिंग ऑफ मीन्स क्या है, स्टार्टिंग स्टेज होता है किसी भी प्लांट का, तो उसको तो भाई मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, तो हम वो मॉइस्चर उसको कैसे देते हैं भाई, इरिगेशन। तीसरा, ये ज़रूरी क्यों है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भाई जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी के साथ साथ, ठीक, देखो जो हमने अभी रूट्स वाला एग्जांपल दिया था, कहाँ दिया था, ये दिया था ना। तो जो रूट्स होती है ना, रूट्स इन पानी के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स को भी, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को भी क्या कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट और मिनरल के अब्जॉर्प्शन में भाई ये पानी और अच्छे से मदद कर देता है। तो इरिगेशन करने से हमें 3 फ़ायदे होते हैं, 3 या 4 फ़ायदे होते हैं, आप वो भी लिख सकते हो, सर्वाइवल वाला। ठीक, तो पहला प्लोइंग वाला, दूसरा जर्मिनेशन ऑफ सीड वाला, और तीसरा यह अब्जॉर्प्शन वाला। ठीक, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं भाई, ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, कि किसी भी क्रॉप को कैसी इरिगेशन चाहिए, मतलब किसी भी क्रॉप को कैसा पानी, मतलब कितना पानी हम प्रोवाइड करें। ठीक, ये 2 फैक्टर करते हैं डिसाइड। पहला, सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है। दूसरी, वो फसल कौन सी है या कैसी है फसल। ठीक, 2 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल लिखा हुआ है, बट एक और सॉइल होती है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट करके लिख लो, वो होती है आपकी लोमी सॉइल। ठीक, लोमी सॉइल दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ। ठीक, वो होती है लोमी सॉइल। ठीक, तो जो लोमी सॉइल होती है ना, एक मिनट, ये बेस्ट सूटेबल सॉइल होती है। ठीक, 3 तरीके की मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। ठीक, अब ये सैंडी सॉइल जो होता है, सैंडी सॉइल में, सैंडी सॉइल क्या होती है, थोड़ी सी मीन्स इसमें पानी का कंटेंट थोड़ा कम रहता है। ठीक, जो सैंडी सॉइल रहती है ये थोड़ी सी रूखी रूखी सी रहती है, और इसमें क्या होता है, इरिगेशन आपको कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा करना पड़ेगा एज कंपेयरिंग टू क्लेई सॉइल। देखिए, आपने रेगिस्तान की मिट्टी देखी होगी, वहाँ पे जो मिट्टी होती है आपकी डेजर्ट एरियाज़ में, जो आपकी डेजर्ट एरियाज़ में जो मिट्टी रहती है, ठीक, डेजर्ट एरियाज़ में जो आपकी मिट्टी रहती है वो आपकी सैंडी सॉइल रहती है। ठीक, तो पानी क्या करती है, वो पानी कम रिटेन करती है, पानी थोड़ा कम होल्ड करके रखती है। ठीक, तो उसमें पानी आपको इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। वेयर एज अगर आप क्लेई सॉइल की बात करें, तो क्लेई सॉइल क्या करता है, मिट्टी में क्ले क्या होता है, क्ले आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वैसा रहता है, नीडिंग टाइप का, मोल्ड टाइप का। ठीक, उसको आप मोल्ड कर सकते हो, नीड कर सकते हो। ठीक, तो वो क्या करता है, आपने पॉटर्स को देखा होगा, पॉटर्स क्या करते रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं अपनी, उनके पास जो मिट्टी रहती है, तो उनके पास क्ले मिट्टी रहती है, तो ये क्या करता है, ज़्यादा पानी रिटेन कर लेता है, रिटेन मोर वाटर। रिटेन का मतलब होता है होल्डिंग कैपेसिटी, वो होल्ड करता है ज़्यादा। तो जो क्रॉप सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं उनको ज़्यादा पानी लगता है। ठीक, वेर एज जो क्लेई सॉइल में ग्रो करते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको कम पानी में ही मतलब ज़्यादा वो होता है। अब मिट्टी क्या होती है, मिट्टी अलग अलग क्रॉप्स के लिए सूटेबल होती है। किसी फसल को कोई दूसरा मिट्टी चाहिए होता है, किसी फसल को कोई दूसरी मिट्टी चाहिए होती है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि सभी फसल को हमें कम पानी देना है तो क्ले में उगा ले, नहीं, कुछ कुछ फसल सैंडी सॉइल में ही उगती हैं, कुछ कुछ फसल क्लेई सॉइल में उगती हैं, कुछ कुछ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, लोमी सॉइल बीज का होता है, उसको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना ही वो ज़्यादा ना ही कम पानी की ज़रूरत होती है, मतलब वो बीज का होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं नेचर ऑफ द क्रॉप की, जो कि दूसरा फैक्टर है। तो अब हर क्रॉप की अलग अलग क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, नीड होती है पानी की। ठीक, ईच क्रॉप नीड ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग इट्स वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ एंड राइपनिंग, कि जब वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, जब वो बड़ा हो रहा होता है और जब वो पक रहा होता है, तो उसको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है पानी की, कभी कम चाहिए होता है, कभी ज़्यादा चाहिए होता है। तो क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए कि कम। जैसे आप अगर चावल ले लो, ठीक, चावल जिसको हम पैडी बोलते हैं, ठीक, पैडी जो होती है,
राइस, ठीक, जब मीन्स रॉड फॉर्म में होती है, ऐसे ऐसे फॉर्म में होती है, मतलब ऐसे करके रहता है, नहीं है चावल टाइप में, मुझसे बन नहीं रहा है, ऐसे करके रहता है चावल थोड़ा सा, ठीक। तो जब ऐसे फॉर्म में रहता है इसको पैडी बोला जाता है चावल को, ठीक। तो जो पैडी होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, पूरा पानी से भरा हुआ खेत रहता है, अगर आपने पैडी की कभी खेती देखी हो। और एग्जाम्पल जैसे कॉटन आपने देख लिया हो, वीट आपने देख लिया हो, ग्राम आपने देख लिया हो, चना जिसे बोलते हैं, ठीक। तो इनके कंपैरिजन में इसको ज़्यादा पानी लगता है, ठीक, मोर वाटर, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की, ठीक। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मतलब कि पानी का सोर्स क्या है, पानी कहाँ कहाँ से हमें मिल रहा है, पानी का स्रोत क्या है, ठीक। तो क्रॉप्स सप्लाइड वाटर फ्रॉम इरिगेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से पानी भाई आते रहते हैं। वो अलग अलग सोर्सेज क्या होते हैं, वो अलग अलग सोर्सेज होते हैं आपके रिवर्स, मतलब नदियों से पानी आपको मिल सकता है, आपको कैनाल से पानी मिल सकता है, नहरें, वेल, कुओं से, डैम से, और रिजर्वॉयर से, ठीक। रिजर्वॉयर क्या होता है, रिजर्वॉयर अगर आपको, अगर रिजर्वॉयर आपको ना पता हो तो रिजर्वॉयर क्या होता है, रिजर्वॉयर इज अ लेक, पर वो मैन मेड लेक को हम रिजर्वॉयर बोल सकते हैं, ठीक। हर रेन, इवन रेन, रेन को आप क्या कह सकते हो, रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, रेन is a important source of इरिगेशन, क्योंकि पिछले समय में क्या होता था, पुराने समय में जो रेन होती थी ना, जो फार्मर्स होते हैं वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे ट्यूबवेल्स नहीं होते थे, डैम वैम तो होते नहीं थे, ठीक। तो इसी तरीके से जो पहले टाइप का मेथड था उनको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता था, ठीक। इरिगेशन पानी प्रोवाइड करने के दो तरीके होते थे, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, ठीक। तो ट्रेडिशनल मेथड में एक तो आपका रेन हो जाता था, ठीक। और फिर ये चार, मोट, चेन पम्प, ढिकली और राहत, फिर मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक। चलिए अब अगर आप देखें मोट को, ठीक, चलिए मोट को देखते हैं एक बार। मोट क्या होता है, मोट सिस्टम में क्या होता है, जो पानी होता है वो पानी को आप एक बड़े से कंटेनर को एक रस्सी से बांध देते हो, और उस रस्सी को आप क्या करते हो, इस तरीके की पुली, ठीक, ये पुली में अटैच कर देते हो। अब इसको फिर कुएं में डालोगे, फिर इसको खींचोगे, फिर अपने हाथों से ये पानी नीचे फेंक दोगे, ठीक। तो ये रोप जो होता है आप किसी बफेलो को कर दो, या किसी भी जानवर को कर दो, या इंसान को ही कर दो, ठीक। तो जब ये रोप क्या होता था, एक तरफ से खींचा जाता था तो कंटेनर में पानी भर जाता था, जब कंटेनर में पानी भर जाता था तो फार्मर क्या करता था, पूरा का पूरा पानी डाल देता था फील्ड्स में, और फिर दोबारा उसको रिफ़िल करता था। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड, ठीक, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर लगता था, ठीक। इसमें क्या किया मैं एक और बताता हूँ। मोट क्या होता है, मोट में क्या होता था, एक बड़ा सा कंटेनर हुआ करता था, उस बड़े से कंटेनर को एक वेल में या फिर किसी पुलिस वेल में डालते थे, ठीक, और एक पुलिस सिस्टम से अटैच कर देते थे। यहाँ एक साइड में कोई एनिमल रहता था, ठीक, जो इसको खींचता था। जब ये एनिमल इसको खींचता था तो ये कंटेनर बाहर आ जाता था, और फिर इस कंटेनर में जो पानी रहता था उससे पूरे जो क्रॉप होता है उस पूरी क्रॉप में आपका वाटर प्रोवाइड हो जाता था, ठीक। चलिए अब बात करते हैं चेन पंप की। ये आपका दूसरा मेथड है। इससे क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है पानी को लिफ्ट मतलब उठाने का, ठीक। कहाँ से, सोर्स ऑफ वाटर। अभी यहाँ हम वेल से ले रहे हैं, यहाँ हम पानी के किसी बड़ी सोर्स से, ठीक, किसी बड़ी सोर्स से, मतलब जैसे हमने यहाँ पे सी से ले लिया, सी से तो सी से कौन ही लेगा, ठीक। रिवर से बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक, रिवर से पानी ले सकते हो, या फिर और कहीं से भी ले सकते हो, ठीक। तो ये जो आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये बकेट्स होते हैं, यहाँ लिखा भी है, अच्छा, यहाँ पे बकेट्स हैं, और यहाँ पे पानी भरा रहता था, और फिर ये पानी नीचे से ऐसे फ्लो करता था, ठीक। तो इनमें क्या होता था, ये यहाँ पे ऐसे चेन लगी रहती हैं, तो ये फिर ये दोनों तरफ से ऐसे मूव होता रहता था, और ये पानी भरता रहता था हर बकेट में। ये बकेट्स हैं, ठीक। तो हर बकेट में भरता रहता था, फिर यहाँ पे बकेट आके खाली हो जाती थी, फिर यहाँ से नीचे जाता था, ठीक, फिर बकेट ऊपर आती थी। ऐसे करके सिस्टम चलता रहता था, और इरिगेशन होता रहता था आपके। और ऐसे फिर ये लोग
मतलब आपने देखा ही होगा गाँव में कैसे पतली पतली नहरें बना देते हैं और फिर यहाँ 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 काट देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे आता है ढेकली। ढेकली क्या होता है? ढेकली एक अरेंजमेंट होता है, ये भी पानी ही लेने का अरेंजमेंट होता है, बट ये थोड़ा सा एक सिंपल तरीका होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ढेकली का मतलब होता है लीवर बीम। लीवर अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, लीवर, पुली, ठीक, ये सब बचपन में पढ़ाया जाता है। ठीक, ढेकली का मतलब होता है लीवर बीम ऑफ वेल। मतलब यहाँ कुआं तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुएं से पानी लिया जा रहा है और लीवर का यूज़ किया जा रहा है। ठीक, लीवर क्या होता है? ठीक, लीवर होता है जब आप अटैच कर देते हो इस तरीके से और यहाँ पे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट रख देते हो, तो इस सिस्टम को लीवर कहा जाता है। इट्स प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ठीक, तो ढेकली भी एक तरीके का ऐसा अरेंजमेंट होता है। ढेकली थोड़ा सा मुश्किल, तो शैलो वेल्स जो होती हैं, डीप वेल्स नहीं, जो थोड़ी शैलो सी वेल होती हैं, जो जिसमें पानी वानी थोड़ा कम रहता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से पानी निकाल लेते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो। ठीक, अगला हम बात करते हैं राहत की। ठीक, अब राहत क्या होता है? इट्स अ वेरी इजी वन। इसमें क्या करते हैं, एक बफेलो हो गया, एक एनिमल हो गया, बफेलो हो गया, बुलक हो गया, किसी को भी आप यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम रहता था उसमें बांध देते हैं। यहाँ आपको एक व्हील दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं पर्शियन व्हील। इसको बोलते हैं पर्शियन व्हील। तो यहाँ से क्या सिस्टम ऐसा अरेंज रहता था, बेसिकली यहाँ से एक सिस्टम अरेंज रहता था, यहाँ से एक ऐसा सिस्टम अरेंज रहता था, यहाँ पे जब जानवर मूव होता रहता था तो यहाँ पे क्या है, कुछ फोर्स लगता था, तो यहाँ से एनर्जी मिलती थी। जब एनर्जी मिलती थी तो यहाँ पे कोई एक वाटर का सोर्स रहता था, तो ये बकेट भर जाती थी और बकेट भरती थी, फिर यहाँ से और ये वाटर यहाँ पे डाल दिया इसने और फिर ये यहाँ पे पूरे फील्ड को वाटर प्रोवाइड हो जाता था। एक और बात बताते हैं। ठीक, यहाँ पे एक आपने कोई सोर्स लगा दिया, यहाँ पे कोई भी एनिमल लगा दिया, फिर ये एनिमल अब घूमेगा, फिर यहाँ से एनर्जी मिलेगी, फिर जब यहाँ पे जाएगा और फिर ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो यहाँ पे कोई एक वाटर का सोर्स रहेगा जिससे ये बकेट भर जाएगी और ये बकेट फिर यहाँ से खाली हो जाएगी और ये पूरे फील्ड में वाटर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आजकल कौन, तो आजकल देख लेते हैं। आजकल तो हम लोग किसका यूज़ करने लगे हैं? आजकल हम पंप्स का यूज़ करने लगे हैं, जिसको हम पंप कम ट्यूबवेल ज़्यादा बोलते हैं। तो आपने देखा होगा वेल दो तरीके के होते हैं, अभी बता दे रहा हूँ मैं। वेल होते हैं दो तरीके के, डग वेल और ट्यूब वेल, जिनको हम पंप भी बोलते हैं आजकल। ठीक, डग वेल जो होते हैं, डग वेल होते हैं जो खुदे हुए होते हैं इस तरीके से, आपने देखा ही होगा इस तरीके का। ठीक, इस तरीके का बहुत ज़्यादा देखा ही होगा। ठीक, डग वेल क्या होते हैं, और इस तरीके का जो खुदा हुआ रहता है जिसमें ये सब रहता है ऐसा करके। ठीक, ये होता है आपका डग वेल। ट्यूबवेल क्या होता है? ट्यूबवेल होता है आपका जो आपने कुछ ऐसे देखा हो। ठीक, ऐसे करके देखा होगा, कहीं पे भी देखा होगा। ठीक, इसमें से पानी निकलता है, तो अरे ये जो लगा हुआ है फोटो, ठीक, ये ट्यूबवेल का एग्जांपल। तो आजकल ट्यूब्स से जो वेल होता है उनको ट्यूबवेल बोला जाता है, और ये डग वेल जो खुदा हुआ रहता है उनको डग वेल। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, बायोगैस से चलते हैं, सोलर एनर्जी से चलते हैं। जब एक पंप होता है, जब पंप से पानी उठता है, ठीक, और नैरो वेल, ये तो मैंने बता दिया ना। हाँ, ये पतला सा वेल रहता है ना, इसको वेल बोलते हैं, तो इसको ट्यूबवेल बोला जाता है। ठीक, ये ग्राउंड वाटर होता है, ये नीचे से क्या करता है, जो ग्राउंड, आपको पता ही होगा जब रेन होती है तो ग्राउंड में, ग्राउंड है ये मान लो, वाटर साइकिल तो पड़ी होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो बारिश हुई, तो जब बारिश होती है तो ये ग्राउंड क्या कर लेता है, कुछ पानी अपने पास रख लेता है। अब ये ग्राउंड वाटर क्या करेगा, अब ये ट्यूबवेल जो है हमारा, ये ग्राउंड वाटर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको ऊपर प्रेशर लगा के खींचता है और फिर यहाँ से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसको बोलते हैं हम ट्यूबवेल वाला सिस्टम कह सकते हो एक तरीके से। ये ट्यूबवेल का मैकेनिज़्म है, कैसे चलता है। ठीक, सिंपल मैकेनिज़्म। अब बात करते हैं थोड़ा मॉडर्न फार्मिंग मेथड की, कि हमारे यहाँ अब जो, क्योंकि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो अब क्या हो रहा है, अब हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ करने लगे हैं। चलिए एक मिनट। हाँ,
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, हाँ हाँ चलिए। ठीक, तो हमने अभी तक देख लिया चेन पंप, देख ली, राहत, ये हो गया। अब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पे आते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में सबसे पहला मेथड होता है आपका कौन सा? स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे हम अलग अलग खेतों में, ठीक, क्या करते हैं, स्प्रिंकल्स लगा देते हैं, फव्वारा टाइप का लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, पूरे फसल में ऐसे ऐसे फव्वारा टाइप का लग जाता है। तो जितने भी प्लांट रहते हैं उनको पर्टिकुलरली उनको, मान लो यहाँ यहाँ कोई प्लांट लगा हुआ है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक, यहाँ भी कोई प्लांट लगा हुआ है, यहाँ कोई प्लांट लगा, तो ये पानी क्या करता है, ये लगा भी हुआ है, ठीक, ये पानी देखो हर सबके पास ऐसे ऐसे करके पहुँच जाता है। तो ये है न्यू सिस्टम। और यहाँ से हमने देखो इसको वेल से अटैच भी कर दिया है। तो ये सिस्टम बहुत ही यूज़फुल होता है। और कहाँ पे? अनइवन लैंड पे। अनइवन लैंड मतलब एकदम प्लेन ज़मीन ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो, तब भी चलेगा, ठीक। जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं रहता है हर जगह, तो ये क्या करता है, ये पतली पतली पाइप जो होती हैं ज़मीन के नीचे से जाती हैं, एकदम ज़मीन के नीचे, और ऊपर ऊपर यहाँ पे हम स्प्रिंकलर सिस्टम लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, ये स्प्रिंकल होती रहती हैं क्रॉप पे, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो, ठीक। तो बारिश में भी ऐसे ही होता है, ठीक। जैसे अब ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर नोजल्स होती हैं। परपेंडिकुलर आपने पढ़ाई होगा, ऐसे देखो, ये परपेंडिकुलर नोजल्स हैं, ऐसे करके ये यहाँ पे ऐसे रहती हैं, और ये ऐसे ऐसे, ठीक। ये परपेंडिकुलर नोजल्स हैं जो कि रोटेटिंग रहती हैं, ठीक। यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये रोटेटिंग मतलब ये ऐसे घूम भी सकती हैं। तो ये घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, सब में पानी फैलाती रहती हैं, हाँ, जो कि मेन पाइपलाइन से जुड़ी रहती हैं। मान लो यहाँ से मैंने यहाँ एक जोड़ दिया, तो ये है मेन पाइपलाइन, ये वाली मेन पाइपलाइन है। तो ये मेन पाइपलाइन से जुड़ी रहती है, और यही होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं ड्रिप सिस्टम की। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में पानी, ड्रिप का मतलब क्या होता है? ड्रिप कभी सुना है? ड्रिप चल रही है किसी के, ठीक। ड्रिप मतलब होता है ड्रॉप। ड्रिप मतलब ड्रिप, ड्रॉप से आया है, ठीक। तो ड्रिप सिस्टम का मतलब होता है जब पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल रहा हो आपकी जड़ों को, और तो इसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक। ये सबसे बेस्ट होता है अगर आपको अपने फ्रूट प्लांट उगाना हो गार्डन्स में, ट्रीज़ में, ठीक। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है ड्रिप सिस्टम। ये एक मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है, ठीक। इसमें हम किसी भी प्लांट को, किसी भी उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब ये जड़ों तक पानी फैलाएगा। वहाँ स्प्रिंकलर में ऊपर पूरा रोटेटिंग नोजल्स रहते थे जो पानी स्प्रिंकल करते थे, ठीक। यहाँ पे वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है। ये एक बून होता है जहाँ पे पानी की कमी हो, जैसे राजस्थान हो गया, और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक। अब बात करते हैं अपने हम अगले मेथड की, अगले प्रैक्टिस की, जिसे हम बोलते हैं रिमूविंग द वीड्स, या इसको हम वीडिंग भी बोलते हैं, ठीक। तो अब हम वीड्स की बात करते हैं, कैसे हम वीड्स को निकालते हैं। अब देखो वीड्स होते क्या हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक। तो वीड्स वो पौधे होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो हमारी फसल, हमारे खेत पे क्या करते हैं, हमारी फसलों के साथ उग जाते हैं, ठीक। तो हमारी जो कल्टिवेटेड, मान लो आपने कहीं ये आपकी मेन क्रॉप है, ठीक, ये आपकी मेन क्रॉप उग रही है, ये आपकी मेन क्रॉप है। इसी के साथ क्या हुआ, यहाँ साइड से इस तरीके का कोई एक दूसरा प्लांट उगाया, ठीक। ये आपकी मेन क्रॉप है मान लो, ठीक, ये है आपकी मेन क्रॉप, ये आपकी मेन क्रॉप है। उसी के साथ यहाँ पे कोई एक दूसरा अनवांटेड प्लांट आ गया, तो इसी को हम वीड बोल देंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, वीड बोलेंगे। तो एक ऐसा अनवांटेड प्लांट जिसे हमें चाहिए नहीं, जो प्लांट हमें चाहिए नहीं, और वो क्या, कल्टीवेटेड क्रॉप, जो हम क्रॉप उगा रहे हैं उसी के साथ उगाता है, तो ये क्या होते हैं, वीड्स होते हैं। तो अब हमें इनकी ज़रूरत तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इनको हटा देंगे, ठीक। तो ग्रोथ ऑफ वीड्स, ऐसे वीड्स
का जो ग्रोथ होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि ये पहली बात तो प्लांट को उगने दे नहीं देंगे, प्लांट को चाहिए जगह। ठीक, तो प्लांट को जो जगह चाहिए वो तो ये वीड घेर के रखे हैं, तो अब हम इन वीड को हटाएंगे। ठीक, पहली बात जो हमने फर्टिलाइजर्स डाले, ठीक, हमने यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स, हमने मेन्योर फर्टिलाइजर में क्या देखा, हमने फर्टिलाइजर डाले, मेन्योर डाले, तो क्या आधा तुम्हारा प्लांट लेगा, आधा ये ले लेगा और ये ग्रो करता रहेगा, तो हमें इनको हटाना पड़ेगा। फिर जो पानी हम इनको दे रहे हैं वो पानी ये ले ले रहा है, जो सनलाइट इनको मिलनी चाहिए वो सनलाइट ये ले ले रहा है, जो स्पेस, सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस जो इनको उगने के लिए चाहिए वो कौन, ये वीड ले ले रहा है। तो होगा क्या अल्टीमेटली, अल्टीमेटली हमारी क्रॉप की ईल्ड मतलब प्रोडक्शन, हमारे फसल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसीलिए हमें इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं को हटाने के जो प्रोसेस होता है, टू रिमूव द वीड्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग। तो एक फसल से किसी भी वीड को हटाने का प्रोसेस क्या होता है, किसी भी वीड को हटाने का प्रोसेस वीडिंग कहलाता है। अब फिर इनको हटाएं कैसे, ठीक, इनको हटाया कैसे जाएगा, तो रिमूवल ऑफ वीड्स क्या होता है, देखो तीन तरीके से हो सकता है। ठीक, तीन तरीके से आप वीड्स को हटा सकते हो। पहला होता है मैनुअल मेथड। ठीक, मैनुअल मेथड में क्या होगा, आप इनको हाथ से निकाल लो। ठीक, हाथ से आपने लिया, उखाड़ लिया। ठीक, अब दूसरा मेथड होता है आप किसी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर लो। अब वो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, आपने ट्रॉवेल देखा है, ट्रॉवेल जिसको हम खुरपा बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो उस ट्रॉवेल का हम यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, इसी इम्प्लीमेंट की यूज़ करते, इस इम्प्लीमेंट का यूज़ करते हुए हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक, आपने हो पढ़ा होगा, हो हमने स्टार्टिंग में देखा था, हो इसी काम में आता है। हो क्या करता है, वीड को रिमूव करता है। ठीक, फिर हमारे पास कुछ फर्टिलाइज़र्स, जैसे हमने फर्टिलाइज़र्स में देखा था, फर्टिलाइज़र्स होते हैं केमिकल्स जिनको हम डाल के फसल, जिसकी मिट्टी हम क्या करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक, वैसे ही हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ हमारे पास वीडी साइड होते हैं। वीडी साइड क्या करते हैं, ये हमारे ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम अगर छिड़क देते हैं हमारी फसल पे, तो हमारे जो फसल को तो कुछ नहीं होता, बट जो बगल बगल में ये अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो बेकार बेकार से प्लांट उगाए हैं, ये ज़रूर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, तो तीन मेथड हुए, एक हुआ आपका हैंड या मैनुअल मेथड, दूसरा हुआ आप इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हो, कोई एक इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हो, और तीसरा कौन सा हुआ, तीसरा हुआ यूजिंग वीडी साइड्स। ठीक, अब इन वीडी साइड्स के एग्जाम्पल क्या हुए। ठीक, इन वीडी साइड्स के एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, तो इनके एग्जाम्पल हुए, जैसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ वीडी साइड्स के एग्जाम्पल, वीडी साइड्स सच एज 2,4-D, 2 हो गया, 4D, MCPA एंड ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर क्या होता है, ब्यूटेन और क्लोरीन, पता ही चल रहा होगा नाम से, MCPA, ब्यूटाक्लोर। ठीक, तो इनको जब आप छिड़कते हो तो ये होते हैं कुछ वीडीसाइड। इन पे क्या होता है, ये मीन्स ये क्या करते हैं, ये जो मेन क्रॉप होती है उनको हार्म नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, चलिए अगला आता है प्रोसेस हार्वेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक, इसको हम नॉर्मली कब 3 से 4 महीने बाद करते हैं, जब एक फूड क्रॉप, जब एक क्रॉप जो होती है, ठीक, वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, पक जाती है अच्छे से, तो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक, तो जब एक क्रॉप अच्छे से पक जाती है और रेडी हो जाती है, तो हम उसको काट देते हैं और इकट्ठा करते हैं, और इसी काटने और इकट्ठा करने को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक, क्या होता है हार्वेस्टिंग, एक और बार याद करते हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब क्रॉप हमारी पक जाती है, मैच्योर हो जाती है अच्छे से, और वो कटने के लिए तैयार हो जाती है, गैदरिंग के लिए तैयार हो जाती है, तो हम उसको हार्वेस्टिंग बोल देते हैं। और ये हम किससे करते हैं, एक सिकल नाम का हमारे पास इम्प्लीमेंट, एक टूल होता है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग। ठीक, मैनुअल हार्वेस्टिंग, मैनुअल मतलब जो फिज़िकल हमने
मैनुअल, यहाँ पे हम फिजिकल फोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे फिजिकली हम क्या हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो मैनुअल हार्वेस्टिंग। अगला स्टेप होता है थ्रेशिंग का। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग होता है मतलब यहाँ पे देखो ये आदमी क्या कर रहा है, ये थ्रेशिंग कर रहा है, ठीक। जब हम अपनी फसल को हमने ले लिया, उसको इकट्ठा कर लिया, गैदर कर लिया, तो अब जो हमारी फसल है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पीटेंगे, बीट करेंगे, और जो हमारे जो ऐसे ऐसे फलियाँ रहती हैं, ऐसे ऐसे दाने रहते हैं, तो इनमें कुछ बाहर एक कोटिंग सी रहती है, अगर आपने देखा हो तो इनको पीट पीट के अपने दानों को अलग कर लेंगे, और इसको हम बोलते हैं शैफ। इनसे अलग कर लेंगे, इसी प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। तो प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स, उनको पीटना, और हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट में से, या फिर रिमूव ग्रेन्स फ्रॉम शैफ, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आजकल क्या हुआ है, सब चीज़ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है, ठीक। तो बड़े बड़े फार्म्स में क्या होता है, एक अच्छी सी मशीन आ जाती है, हाँ, जिसको हम थ्रेशर बोलते हैं, जो कि थ्रेशिंग आराम से कर देती है। फिर आता है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, मतलब बचपन में पढ़ लिया जाता है पिछली क्लासेस में, ठीक। तब भी हम एक बार जान लेते हैं विनोइंग क्या होता है। तो जब हम हवा की मदद लेते हैं, जब हम हवा की मदद लेते हैं अपने ग्रेन को, शैफ और हे, उसमें जो हे मतलब होता है कंकड़ वंकड़, ठीक, उससे अलग करने में, तो उसको हम विनोइंग बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो थ्रेशिंग में पीट पीट के कर रहे होते हैं, पर पीटने से क्या सारे अलग हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक। कुछ कुछ रह जाते हैं, उसमें धूल मिट्टी कंकड़ थोड़ी ना अलग हो जाएगी, ठीक। पर विनोइंग जो हवा होती है, वो हवा अपने साथ जो फाइन फाइन पार्टिकल रहते हैं, ठीक, ग्रेन थोड़े हैवी रहेंगे, जो अनाज रहेगा वो हैवी रहता है, और जो ये कंकड़ पत्थर थोड़े से धूल वूल रहते हैं, ये थोड़े हल्के होते हैं। तो हवा क्या करती है, हवा इनको उड़ा के ले जाती है। आजकल क्या होता है, आजकल क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन जो कि क्रॉप प्लांट्स को काट भी देती है, थ्रेश भी कर देती है, और उनके शाफ्ट को ग्रेन से अलग भी कर देती है एक ही सिंगल गो में, उसको हम बोलते हैं कंबाइन। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है कंबाइन। देखो यहाँ पे काट भी रही है, इधर से शेफ अलग कर रही है, और क्या कर रही है, और हमारा ग्रेन इकट्ठा भी कर रही है, ठीक। ये है कंबाइन का एग्जाम्पल। इट्स अ कंबाइन। कंबाइन क्या करती है, एक बड़ी सी मशीन होती है जो कि खड़ी खड़ी क्रॉप्स को, ऐसी खड़ी खड़ी क्रॉप्स को काट देता है सीधे सीधे, उनको थ्रेश करता है और सेपरेट कर देता है उनके शाफ्ट को ग्रेन के साथ। शाफ्ट क्या होता है, ये जो बाहर की कवरिंग रहती है, इसके अंदर ग्रेन रहता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम थोड़ा सा डिड्यूनो जान लेते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है, जब आप कहीं भी कटाई होती है, ठीक। आपने सुना होगा बैसाखी के बारे में, ठीक। बैसाखी क्या होते हैं, बैसाखी क्या, बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक। तो जब हमारी कटाई होती है, धान की कटाई होती है, किसी की कटाई होती है, किसी फसल की कटाई हो जाती है, फसल पक जाते हैं, जब उनको काटा जाता है, तो क्योंकि हम जो फार्मर होते हैं वो अपनी क्रॉप्स को एज ऑफ गॉड की तरह, उनको मदर की तरह क्या कहते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उनको वो एक फेस्टिवल लगता है, वो उनको एक फेस्टिवल की तरह इंजॉय करते हैं। तो जब क्रॉप पक जाती हैं और एकदम हरी हरी, एकदम हमारे खेत खलियान हो जाते हैं, तो हमारे जो फार्मर्स होते हैं उसी बात का जश्न मनाते हैं, उसी बात को फेस्टिवल मनाते हैं, और इस साइड को देख के, इस अच्छे से व्यू को देख के उनका दिल भर आता है, और इसी को एंजॉय करते हैं, इसी को सेलिब्रेट करते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। और इनमें से कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी हो गई, आपकी होली हो गई, नबन्या, बिहू, ठीक। ये सब क्या होते हैं, ये आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। चलिए आगे। अब अगला है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अच्छा, एक और बार हम चल के देखते हैं कि हमारे कितने प्रैक्टिसेस बचे। चल, अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हमारे पास कितनी प्रैक्टिसेस थी, हमने 1 2 3 4 5 6, तो हम अभी एकदम लास्ट प्रैक्टिस पे आ गए हैं, ठीक। अब एकदम लास्ट प्रैक्टिस हमारी क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स क्या, अब हमने भाई अपना जो फसल है उगा लिया, सब कर लिया, पानी दे दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसमें से वीड हटा दिया। वीड हटाने के बाद हमने क्या किया था, वीड हटाने के बाद हमने उसको हार्वेस्ट कर दिया था, उसको काट दिया था। अब क्या करेंगे, अब क्या हम उसको एकदम जितना हमने उगाया है वो सब हम जाके बेच देंगे? बिल्कुल नहीं। जो होगा, अगर मान लो हमने 500 टन उगाया है, तो क्या हम 500 टन पूरा मार्केट लेके चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं।
हम उसको क्या करेंगे, उसको हम स्टोर करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, स्टोर करेंगे एक जगह अच्छे से। तो जो फूड ग्रेन होती हैं जो कि हार्वेस्टिंग में हमें मिलती हैं, उन क्रॉप को पहले हम सनशाइन, सनशाइन मतलब क्या होता है, सनशाइन होता है आपका धूप, उस धूप में उसको सुखाएंगे ताकि उसमें से जो नमी हो जाए, नमी वो हट जाए। नमी से क्या होता है भाई, जो नमी होती है हमारी, जो मॉइस्चर होता है हमारा, उससे क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसमें से बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। और जब बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं तो हमारी फूड ग्रेन्स ख़राब हो जाती हैं। ठीक, अच्छा ये मैंने बता दिया, फंगस नहीं होता, फंगस होता है। ठीक ठीक, उसमें फंगस क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और डैमेज करते हैं। ठीक, फार्मर्स जो होते हैं इन ड्राई ग्रेन को मेटल बिन्स, मेटल बिन्स मतलब आपने डस्टबिन देखा होगा, वैसे ही मेटल बिन होता है, ऐसे मेटल टाइप का रहता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें स्टोर करते हैं। और जूट बैग्स जो कि बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, इन तरीके की, इनको हम बोरियां बोलते हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो जूट बैग्स जो होते हैं उनमें स्टोर कर लेते हैं। ठीक, तो फार्मर क्या करते हैं, अपने ड्राइड ग्रेन्स को क्या करते हैं, घर पे मेटल बिन्स या जूट बैग्स में स्टोर कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको उनको टाइम बाय टाइम मार्केट में ले जाके सेल करते रहते हैं। अब क्या ये ख़राब नहीं होती हैं, बिल्कुल ख़राब होती हैं। अभी हमने देखा मॉइस्चर वाला। ठीक, अब मॉइस्चर इतना सुखाने के बाद भी क्या होते हैं, इनमें हम लोगों ने देखा होगा कहीं घर पे कि नीम की पत्तियां रख दी जाती हैं। ठीक, अब इन नीम की पत्तियों से क्या होता है, इन नीम की पत्तियों से जो हमारी फूड ग्रेन्स होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। ठीक, तो अगर हमसे प्रिवेंशन पूछा जाए कि कैसे हम बचाएं स्टोरेज में, मतलब हम स्टोर कर रहे हैं और हमको बचाना है अपने फूड ग्रेन्स को, तो सबसे पहला हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि सूखी नीम की पत्ती रख सकते हैं, ड्राइड नीम लीव्स रख सकते हैं। और दूसरा, अच्छा ये तो बता ही दिया ना। ठीक, इससे क्या होता है, फूड ग्रेन्स पेस्ट से, और दूसरा हम उसको धूप दिखा सकते हैं। ठीक, यहीं पे लिख देता हूँ पहला, और दूसरा टू टू व्हाट, टू 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 ड्राई इट बिफोर, बिफोर नहीं, इन दी सनशाइन। ठीक, चलिए अब कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, जो सरकार, हमें गवर्नमेंट जो होती है वो चलाती है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही एक ऐसी एजेंसी है जो कि फार्मर से ख़रीदती है और इनको बहुत ही बड़े स्केल पे क्या करती है, इनको प्रोक्योर करती है मतलब इसको स्टोर करती है। क्यों करती है, अब क्यों करती है, क्योंकि जब कभी कभी हमारे यहाँ बाढ़ आती है, ये सब आता है, तो हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। जब खाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम सरकार से मांगते हैं कि पूरा करो पूरा करो। तो सरकार भी कहाँ से लाएगी, तो सरकार अपने पास पहले से ही, गवर्नमेंट अपने पास पहले से ही फूड क्या, पहले से ही उसको स्टोर करना शुरू कर देती है कि कभी नेशनल डिज़ास्टर आए, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आए, उनसे क्या होता है, उनसे हमें उस टाइम पे फूड मिल सके। तो हम किस में करते हैं, पहले गनी बैग्स में करते हैं, फिर ग्रेन सिलोज में करते हैं। ठीक, गनी बैग्स तो आपने देख लिया होगा, जो जूट बैग्स होते हैं उन्हीं को गनी बैग्स बोला जाता है। और ग्रेन सिलोज होते हैं, आप अगर इस तरह देख पाते हो तो इस तरीके के कुछ आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जहाँ पे होता है, मीन्स इन तरीके, इस तरीके के, इन तरीके कह रहे हैं, तो इस तरीके के कुछ यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, जिसमें हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनको स्टोर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भाई, खाना हमें प्लांट से भी मिलता है, खाना हमें एनिमल से भी मिलता है। कोई भी फूड हो, हमें फूड के दो सोर्सेज होते हैं, एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने बताया होगा कि फूड के दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट और एनिमल। ठीक, प्लांट में हमने देख लिया, प्लांट में हमने प्रोडक्शन देखा है कि कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। अब हम एनिमल में कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो एनिमल में मेनली दो तरीके के जानवर होते हैं। पहले मिल्च एनिमल, मिल्च, ठीक, मिल्क नहीं, मिल्च एनिमल, और दूसरा होता है मीट एंड एग इल्डिंग। पहले मिल्च एनिमल जो होते हैं तो दूध प्रोवाइड करते हैं। दूध हमें सिर्फ गाय से, भैंस से नहीं मिलता है, हमें गोट से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है, अलग अलग जानवरों से दूध मिलता है। दूसरे तरीके के होते हैं मीट और एग यील्डिंग। मीट मतलब जो मांस देते हैं, एग यील्डिंग मतलब जो हमें अंडे देते हैं। ठीक, फिर से
अंडे हमें सिर्फ मुर्गी नहीं देती है, अंडे हमें बतख भी देती है, अंडे हमें और भी जानवर देते हैं। तो एक ऐसी एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फीडिंग फीडिंग मतलब होता है खिलाना, भरण पोषण करना, शेल्टर रहने के लिए जगह देना, हेल्थ हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य का उनके ध्यान रखना, और ब्रीडिंग करना मतलब उनके जैसा और प्रोड्यूस करना डोमेस्टिक एनिमल का, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो कि डील करती है फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल की, उन्हें एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। ठीक, अब दो तरीके के जानवर हमने देखे, मिल्क एनिमल, मीट और एग यील्डिंग एनिमल्स। ठीक, इसी के अलावा होती है एक फिश। फिश ना मिल्क एनिमल होगी। ठीक, फिश को हम कहाँ रखेंगे? फिश को हम रखेंगे मीट वाले में, क्योंकि फ़िश का हम मीट खाते हैं। तो फ़िश एक बहुत ही अच्छी सोर्स होती है एनिमल फूड की, और ये प्रोटीन रिच इन प्रोटीन होती है। ठीक, हाईली न्यूट्रिशियस होती है। ये हमने पिछले 6 और 7 क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक, आपने न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में, कंपोनेंट वाले फूड चैप्टर में शायद आपने पढ़ा हो कि फ़िश एक अच्छी प्रोटीन की सोर्स होती है, और ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है, और डाइजेस्टेड फूड के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। ठीक, हमारे पेट के लिए अच्छी होती है। ठीक, तो ये था पूरा टॉपिक फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब इसके बाद एक मिनट, और यहीं से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक, यहीं पे हमारा चैप्टर हुआ एंड। तो थैंक यू एवरीवन।